नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। देश देशांतर में आज बात महामारी और संकट सूचकांक की। पुणे की रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च यानी कि IISER ने देश के उन शहरों की सूची तैयार की है जिनमें महामारी के दौरान संक्रमण फैलने का खतरा सबसे ज्यादा है। IISER की इस स्टडी में दिल्ली सबसे आगे है, उसके बाद मुंबई, कोलकाता, बंगलौर, हैदराबाद और चेन्नई का नंबर आता है। वहीं पुणे इस लिस्ट में 10वें स्थान पर है। इस स्टडी में जिस शहर की रैंक सबसे कम है वहां महामारी के फैलने का खतरा सबसे ज्यादा है। इस रिसर्च में उन शहरों को लेकर एक मैप तैयार किया गया है जहां कोरोना जैसी महामारी के फैलने की रफ्तार सबसे तेज होगी। इस मैप में देश के 446 ऐसे शहरों को शामिल किया गया है जहां की आबादी 1 लाख से ज्यादा है। IISER के फिजिक्स डिपार्टमेंट ने इस मैप को तैयार करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क और मोबिलिटी पैटर्न का इस्तेमाल किया है। स्टडी में यह कहा गया है कि वायरस के संक्रमण का फैलाव इस बात पर कम निर्भर करता है कि वो कितना खतरनाक है और वो सबसे पहले किस स्थान पर फैला, बल्कि ये उस शहर के ट्रांसपोर्ट मोड पर ज्यादा निर्भर करता है। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क और मोबिलिटी पैटर्न को लेकर IISER के वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जिन शहरों में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था जो है वो बहुत बड़ी होती है, जो कई दूसरे शहरों से जुड़ी होती है और दूसरे शहरों से जो संपर्क है, आवाजाही है, वो लगातार होती है, जिसकी वजह से वायरस का संक्रमण इन हॉटस्पॉट शहरों से दूर दूर तक फैल सकता है। कोरोना वायरस और उससे पहले जो दूसरी संक्रामक बीमारियां आई हैं, उनकी स्टडी करने के बाद ये नतीजे सामने आए। देश देशांतर के आज के अंक में आज हम ये समझेंगे कि महामारी को लेकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च की स्टडी क्या है, इस रिसर्च में किन मानकों का इस्तेमाल किया गया है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कुछ खास शहरों को महामारी के लिए ज्यादा उपयुक्त बनाते हैं, यानी कि क्यों कुछ खास शहरों में वायरस संक्रमण जो है वो तेजी से फैलता है और इन माध्यमों से इसका फैलाव जो है दूसरे शहरों की ओर बढ़ता है। चर्चा में मेरे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय करवा दूं। मेरे साथ ओंकार साडेकर हैं, आप फेलो रिसर्च हैं, BSMS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे की तरफ से, जिसने इस स्टडी को तैयार किया है। स्वागत है आपका ओंकार जी। और इसी के साथ मेरे साथ हैं डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, आप चीफ हैं ट्रॉमा सेंटर कोविड फैसिलिटी एम्स नई दिल्ली। आप दोनों खास मेहमानों का स्वागत। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले ओंकार साडेकर मैं आपसे करना चाहूंगी, चूंकि आप इस रिसर्च का हिस्सा हैं, फेलो रिसर्चर हैं। सबसे पहले हम यही समझना चाहेंगे कि ये जो स्टडी आई है महामारी को लेकर, जो कौन से शहर हैं जहां सबसे ज्यादा तेजी से संक्रमण फैलता है, उनके पीछे के कारण क्या है, फैक्टर्स क्या है, स्टडी में किन खास बातों का जिक्र है, क्या कहती है ये स्टडी? तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम पूरे वर्ल्ड को देखते हैं, इंटरनेशनल कंट्रीज को, तो इस प्रकार की काफ़ी सारी स्टडीज की चुकी है। यानी अगर किसी भी देश में कोई महामारी चालू हो जाए तो कौन से देश में कितनी रिस्क है, इसकी स्टडी की गई है। लेकिन इस प्रकार की स्टडी इंडिया के मतलब भारत देश के लिए अभी तक की नहीं गई थी, और हमारा इस स्टडी से यही मकसद था कि हम इस प्रकार की स्टडी भारत के लिए भी कर सके, ताकि आगे अगर कोई महामारी आ जाए, कोविड जैसी महामारी आ जाए, तो हम पहले से बता सकते हैं कि किन शहरों को कितना रिस्क है, और उस प्रकार से हम ये बता सकते हैं कि कहाँ पे हमें ज़्यादा मतलब सतर्कता बरतने की जरूरत है। जी जी जी। तो इस स्टडी का मकसद यही था, और इसके लिए हमने ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बिल्ड किया। तो सबसे पहले अगर कोई भी महामारी किसी भी शहर में आ जाए तो वो दूसरे शहरों में ट्रांसपोर्टेशन के कारण ही फैल सकती है। मगर मतलब अगर मुंबई में कोई महामारी आ जाए या फिर चालू हो जाए, तो वो बाकी शहरों में ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के थ्रू ही फैल सकती है।
क्योंकि जो भी लोग बीमार है इस महामारी से, वो किसी भी एक ट्रांसपोर्टेशन मोड मतलब रोड, रेलवे या एयरवेज का इस्तेमाल करके दूसरे शहर में जाएंगे जी। और दूसरे शहर में जाने के बाद वहाँ पे वो फैल जाएगी। हम्म। तो इस स्टडी का यही मकसद था कि हम प्रेडिक्ट कर सके कि कितने लोग जा रहे एक शहर से दूसरे शहर में, जी। और उसके ऊपर हम कुछ रिस्क असाइन कर सके कि अगर मानो मुंबई में महामारी फैल जाए तो दिल्ली को कितना रिस्क है या फिर पुणे को कितना रिस्क है। तो जी। इसलिए हमने तीन तीन प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन मोड का इस्तेमाल किया है। जी। पहला है रोडवे, हम्म। दूसरा है रेलवे और तीसरा है एयर ट्रांसपोर्ट। पर प्रॉब्लम ये है कि मतलब कोई ऑफिशियल डेटा इसके बारे में अवेलेबल नहीं है। तो ठीक है। हमने जहाँ पे भी जितना भी डेटा मिला, उससे कुछ एल्गोरिदम यूज़ करके हमने हर दो शहर जी। के बीच में ये मतलब प्रेडिक्ट किया कि इतने लोग यहाँ से यहाँ में ट्रैवल करते हैं, जी। और इस नंबर के आधार पर हमने बताया कि इस शहर को कितना रिस्क है। जी। तो बिल्कुल। ये हमारा। जी। स्टडी से जुड़ी हुई जो और ख़ास बातें हैं आपसे आगे भी इसे हम समझेंगे। डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। इस स्टडी में जो ख़ास इम्पॉर्टेंट फैक्टर गिनाए गए हैं महामारी के संक्रमण को तेज़ी से फैलने के लिए, वो ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी फैक्टर जो है उसे सबसे ज़्यादा माना गया है। क्या लगता है जब कहीं पर कोई महामारी आती है, सबसे ज़्यादा जो प्रोन माना गया है वो दिल्ली को माना गया है इस स्टडी में। महामारी के फैलने की जो मुख्य वजह है, आमतौर पर जो हम मानते हैं संक्रमण एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे में फैलता है, कौन से कारक या कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं? जी अमृता, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूँगा कि दिल्ली नंबर एक सिर्फ ये जो दो फैक्टर बताए गए कि ट्रांसपोर्टेशन और मोबिलिटी पैटर्न के अलावा अगर आप देखें तो दिल्ली में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी सबसे ज़्यादा है। तो 2011 की जो जनगणना थी उसके हिसाब से भी करीब 11,500 के करीब लोग एक प्रति वर्ग किलोमीटर में या स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे थे। तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम दिल्ली मुंबई जैसी करते हैं, आप दिल्ली नंबर 1 है, मुंबई नंबर 2 है, तो उनमें दोनों में कॉमन क्या है? जनसंख्या बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो आसपास के बॉम्बे में आसपास के सबर्ब से लोग ट्रेवल करने के काम करने के लिए बॉम्बे में आते हैं। दिल्ली में एनसीआर एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ से लोग ट्रेवल करते हैं। जाहिर है जहाँ पे बड़े शहर में जॉब की अपॉर्चुनिटीज होंगी तो पास दूर से लोग ट्रेवल करेंगे और ऐसी जगह पे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा। तो जो ये बीमारी का फैलना है ये क्योंकि व्यक्ति से होता है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बॉम्बे में एक बहुत बड़ा उदाहरण धारावी है कि धारावी की जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी में एक झोपड़ी के अंदर 35-35 लोग भी रहते हैं। तो वह डेफिनेटली एक संक्रमण के फैलने का बहुत बड़ा कारण है। और क्योंकि बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और क्योंकि वो ओवरस्ट्रेन्ड है, जैसे कि अभी हम लॉकडाउन खुलता है तो कहते हैं कि 50% कैपेसिटी पे मेट्रो चलाएंगे, वैसा सिस्टम मेंटेन करना नॉर्मली संभव नहीं होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो ये सब कारण है जो इन सिटीज को एक हाई इंडेक्स या लो इंडेक्स और हाई रिस्क बनाते हैं। जी बिल्कुल। साथ ही ओंकार श्राडिकर, मैं आपका रुख करना चाहूँगी और ये भी हम समझना चाहेंगे आपकी जो स्टडी आई है उसमें आप सबसे जो लिस्ट में सबसे पहला नंबर है वो दिल्ली का है और उसके बाद महाराष्ट्र और तमाम जो शहर हैं उनका नंबर आता है, राज्यों का नंबर आता है। यहाँ पर हम आपसे समझना चाहेंगे कि ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी यानी कि वहाँ से लोग कितनी ज़्यादा संख्या में दूसरे शहरों की ओर रुख कर रहे हैं, जा रहे हैं, आवागमन दूसरे शहरों से ज़्यादा हो रहा है। ये क्या एक बड़ा फैक्टर है जो संपर्क है बाकी देश के दूसरे हिस्सों से, जिसकी वजह से संक्रमण तेजी से फैलता है? स्टडी में इस बात पर खासा जोर है। जी जी। तो ये जो स्टडी किया गया है ये मतलब बहुत ही बेसिक टाइप का स्टडी है।
तो क्योंकि भारत में ये पहली बार हो रहा है तो हमने सोचा कि बस हम एक बेसिक सा स्टडी बनाएंगे जी और इसलिए हमने बस ट्रांसपोर्टेशन का ही इस्तेमाल किया। ठीक बाकी है। कई सारे फैक्टर है इसमें पर हमने उनका इस्तेमाल नहीं किया। दिल्ली और मुंबई इसमें काफ़ी ऊपर के स्थान पर है। जैसे राजेश सर ने बताया तो इसका कारण यही है कि मुंबई और दिल्ली काफ़ी कनेक्टेड शहर है। जी तो मतलब ऑलमोस्ट हर कोई शहर से, भारत के हर कोई शहर से मुंबई और दिल्ली के और तरफ काफ़ी ट्रैफिक है, काफ़ी सारे ट्रेन है और इसके कारण काफ़ी सारे लोग दिल्ली और मुंबई की तरफ जाते हैं। और जी जैसे हमने बताया कि ये जो इन्फेक्शन है वो लोग ट्रैवल करते हैं इसके कारण ही फैलता है। तो ज़्यादा लोग इन शहरों की तरफ जा रहे हैं तो इसीलिए रिस्क भी इन शहरों में ज़्यादा है। जी रिस्क जो है आपने बताया इन शहरों में ज़्यादा है और मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि आप लोगों ने ये भी कहा है कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भी स्टडी में आपने कुछ बातें रखी हैं। मैं चाहूँगी आप उसका भी जिक्र करें कि किस तरीके से आपने ये भी बताने की कोशिश की है कि दरअसल हम ट्रांसपोर्ट या यातायात को पर्टिकुलर अगर किसी एक क्षेत्र में संक्रमण बहुत तेज़ है तो उसे कंटेन करके या कंटेनमेंट जोन में बदलकर किस तरीके से उस संक्रमण को रोका जा सकता है देश के दूसरे हिस्सों में फैलने से। जी, जी। तो अगर आपने देखा होगा तो इस स्टडी में हम एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें हम टॉप 10 या 100 शहरों की सूची बनाते हैं जिसमें जितना कम रैंक हो उतना जी रिस्क ज़्यादा हो। जी तो इसके कारण हमारे पास एक मतलब एक सूची है जिससे हम ये बता सकते हैं कि इन शहरों में अभी रिस्क ज़्यादा है और इन शहरों में रिस्क कम है। तो अगर भविष्य में कोई ऐसा महामारी आ जाए तो हम ये बता सकते हैं कि इन 10 शहरों में सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन लेने चाहिए क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क है क्योंकि महामारी से, और बाकी शहरों में हम थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस कारण हम ये रिस्क का मकसद ये है कि हम बता सकते हैं कि किन शहरों पे हमने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि ये इन्फेक्शन जल्दी से ना फैल जाए। जी बिल्कुल डॉक्टर राजेश, स्टडी में ये भी कहा गया है कि किसी शहर में कोरोना महामारी फैलने पर ये शहर कितने रिस्क में होंगे इस आधार पर इन्हें स्कोर दिया जाएगा। यदि पुणे में महामारी फैलती है तो मुंबई संक्रमण फैलने की लिस्ट में सबसे आगे होगा। महाराष्ट्र का सतारा शहर इस मामले में 19वें और लातूर 50वें स्थान पर होगा। दरअसल जो महामारी फैल रही है, ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी को अगर हम एक बड़ा फैक्टर मानते हैं, उसके अलावा भी वो कौन कौन से अहम फैक्टर्स होते हैं महामारी को के फैलाव के लिए? जी, तो जैसे आपने कहा कि जब ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा है जी तो उसके चैलेंजेस बहुत हो जाते हैं। एक तो जब लोग ट्रैवल करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या अपने रोजगार के लिए दूसरे शहर में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो जाहिर है कि ज़्यादा लोगों से संपर्क में आते हैं। तो हम ये जानते हैं कि जो कोविड है वो दूरी ना बनाए रखने से फैलता है। तो एक जो दूरी की आवश्यकता है उसमें कहीं ना कहीं फिर कोताही बरती जाती है। दूसरे बहुत ज़्यादा भीड़ होने पे जो बाकी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उस पर भी असर पड़ता है। मैंने बात कही ओवर क्राउडिंग की, तो अगर ऑफिसेज हैं, अगर उनमें स्पेसिंग प्रॉपर नहीं है, छोटी जगह पे बहुत से लोग काम कर रहे हैं, तो उनसे भी फैलने का खतरा है। लोग आपस में ऑफिस में, क्योंकि जाहिर है ये सब लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं ये अपने रोजगार के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि वो रहते कहीं और है और काम कहीं और करते हैं, इसलिए उनको दिनचर्या में रेगुलरली जाना पड़ता है। तो वो काम की जगह पे खाना अगर इकट्ठे खाते हैं या चाय इकट्ठे पीते हैं, बात करते हैं, मास्क नहीं लगा के रखते हैं, तो इन सब से बढ़ता है। लेकिन इससे हमारे जो रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन है ये हम करते क्यों हैं? एक तो हमें ये समझने में आसानी मिलती है कि बीमारी कैसे फैल रही है। जैसे कि डॉक्टर ओंकार जी ने कहा कि आगे भविष्य में जब कोई ऐसी इन्फेक्शियस या कंटेजियस बीमारी आती है तो उसमें किस तरह से हमें तैयार होने में मदद मिल सकती है। दूसरी बात ये है कि हम ये जानते हैं कि इनमें तेजी से बढ़ती है
तो हमें इसको रोकने की कोशिश करनी है, लेकिन वो एक चैलेंज बन जाता है, क्योंकि मान लीजिए कि एक ऑफिस में आउटब्रेक हुआ, एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में आउटब्रेक हुआ, तो आप उसको कंटेन कर देते हैं, ठीक है, आपने कंटेनमेंट कर दिया कि सब लोग इन्फेक्टेड यहाँ रहेंगे। लेकिन अगर एक ऑफिस में अगर वो आउटब्रेक हुआ और उसमें रहने वाले जो है वो 40-50 किलोमीटर अलग अलग डायरेक्शन में रहने वाले हैं, तो ऑफिस में किसी को अगर संक्रमण हुआ तो वो अलग अलग जगह पे जाके, उन जगहों पे जाके संक्रमण हो जाएगा। और इसी तरह से कांटेक्ट ट्रेसिंग एक चैलेंज बन जाएगा, क्योंकि आप जो है एक लोकल रेजिडेंशियल कॉलोनी में जहाँ पे लोग ट्रेवल ज्यादा नहीं करते हैं, उसको कांटेक्ट ट्रेसिंग आपको ईजी है। अगर आपको एक ऑफिस में इन्फेक्टेड आदमी मिलता है तो उसको आप दूसरे सबर्ब्स में या दूसरे एरिया में दूर दूर तक जाके उसको कांटेक्ट ट्रेसिंग करना मुश्किल है। और इसी तरह से इससे हमें ना सिर्फ भविष्य में रोकथाम करने की, लेकिन इसमें हमें ट्रीटमेंट पे और जो बाकी प्रिवेंशन पे, इन सब स्ट्रेटेजीज पे असर पड़ता है। जैसे कि अगर बहुत हाई पॉपुलेशन है जो बड़ी माइग्रेटरी है, तो ये एक प्रायोरिटी बन जाती है कि उनकी वैक्सीनेशन पहले की जाए, क्योंकि ये हमारी रिस्क सर्टिफिकेशन है। हमने देखा है कि ऐसे जब पॉपुलेशन की मूवमेंट से बहुत रिस्क होता है, तो इस पॉपुलेशन को जो बहुत ट्रेवल करती है इंटर स्टेट, तो मान लीजिए अगर राज्य सरकार भी वैक्सीनेशन कर रही है, तो अगर काम के हिसाब से, मूवमेंट के हिसाब से उनको प्रायोरिटाइज किया जाए, तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में फैलने में रोकने में मदद मिल सकती है। इसी तरह जब लोग बहुत ज्यादा मूव करते हैं, तो यूजुअली वो हेल्थ केयर के लिए भी बड़े शहर में जाते हैं, तो इसीलिए बॉम्बे में या दिल्ली में हेल्थ केयर पे उसका स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर उससे कोप करने में वो समर्थ नहीं रहता है। इसके लिए हमारे लिए एपिडेमियोलॉजिकल से इंपॉर्टेंस भी है, जिस तरह से कि अगर हमें ये लगता है कि किसी वेरिएंट से अगर आउटब्रेक हुआ है, बहुत ज्यादा केसेस हो गए हैं, तो हम जीनोमिक सीक्वेंसेस के द्वारा ये कंफर्म कर सकते हैं कि मान लीजिए इस पर्टिकुलर शहर में अगर आउटब्रेक हुआ, तो क्या वो बड़े शहर के किसी हिस्से में वैसा संक्रमण का आउटब्रेक हुआ था जिसका ही स्ट्रेन जो है इधर मूवमेंट के दौरान वहां आया। तो इस तरह से इसमें बहुत सारी रिसर्च की और ट्रीटमेंट की और इंटरवेंशन करने की और वैक्सीनेशन की पॉलिसीज पे इन सब का असर हो सकता है। जी जी बिल्कुल। ओंकार साडेकर, कोरोना वायरस और इससे पहले जो अन्य संक्रामक बीमारियां आई हैं, आप लोग ने उसकी भी स्टडी की है और आप लोग ने अपनी इस रिपोर्ट में, स्टडी में, रिसर्च में ये बताया है कि दरअसल इससे पहले जो संक्रामक बीमारियां आई हैं उनका पैटर्न भी कमोबेश यही रहा है। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि यदि एक शहर में कोई संक्रामक बीमारी आती है तो उसके दूसरे शहर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, और इस समय का पता लगाकर आप किस तरीके से उन शहरों को रैंकिंग देंगे? जी जी, तो रैंकिंग तो सेम ही रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे रिलेटिव रिस्क की बात कर रहे हैं। तो कोई भी डिसीज, कोई भी महामारी हो, रैंकिंग तो सेम ही रहेगा। पर कितना एक्चुअल टाइम कितना लगेगा वो उस महामारी पे डिपेंड करेगा। मतलब कोविड के लिए हमने सुना है कि ये जो रिप्रोडक्शन नंबर है R0, वो 1.5 या उसके आसपास है, तो जो काफ़ी बड़ा नंबर है। तो अगर R0 बड़ा है तो टाइम कम लगेगा, R0 कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर हमें दूसरे किसी बीमारी से कंपेयर करना है या एक्चुअल टाइम ढूंढना है कितना लगेगा, वो तो उस बीमारी के रिप्रोडक्शन नंबर पे डिपेंड करेगा कि वो कितनी भयानक है और उसका स्ट्रेंथ कितना है। मगर एक बार हमें ये पता लग जाए कि इसका रिप्रोडक्शन नंबर R0 कितना है, उसके बाद हम मतलब और बता सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा या एक्सपेक्टेड टाइम कितना है। इसमें मगर एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो स्टडी किया है, इसमें जो भी डेटा हमने यूज़ किया है वो पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मतलब मैंने जैसे पहले बताया कि ये डेटा अवेलेबल नहीं था, तो हमने कई जगह से एस्टिमेट किया। तो अगर हम इसे सच रियल लाइफ में कंपेयर करें तो ये मतलब एग्जैक्ट एक्यूरेट होगा, इसका हम पूरी तरह से बता नहीं सकते। हम ये बता सकते हैं कि ऑन एन एवरेज मतलब कुछ हद तक ये सही है जी। तो इसके कारण जब हम रियल लाइफ से कंपेयर करें तो पूरी तरह से एक्यूरेट तो नहीं बता सकते, पर कुछ हद तक हम जरूर बता सकते हैं कि ये रैंकिंग या ये लिस्ट है। ठीक है। डॉक्टर राजेश, महामारी की
रूप स्वरूप, उसकी प्रकृति, उसके फैलाव का तरीका, उसके पीछे के कारणों को अगर हम कोविड-19 महामारी के संदर्भ में समझना चाहें तो हमने देखा कि जिस तरीके से ये बीमारी देश में फैली और शहरों से होते हुए गांव में गई, मेट्रो सिटीज़ में सबसे पहले संक्रमण ज़्यादा रहा, उसके बाद ये धीरे धीरे बाकी शहरों में होते हुए दूर दराज के इलाकों तक पहुंच गई। ये जो फैक्टर्स इस स्टडी में बताए गए हैं अब वो कारक हैं, और अगर हम कोविड-19 महामारी के संदर्भ में इसे समझना चाहें तो उसे आप कैसे देखते हैं? जी, तो जैसे आपने कहा कि जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, वो इंसान के मूवमेंट से उसकी जो जितना भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, उससे वहाँ संक्रमण फैलने का खतरा है। तो उससे बचने के लिए या इस स्टडी से जो कुछ चिन्ह आए हैं, उनके ऊपर जो एक्शन लेने की बात है, वो ये है कि जहाँ तक संभव है, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो सारे पब्लिक प्लेसेस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़रूरी है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ऑगमेंट करना पड़ेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, ताकि लोग जो है बस के अंदर, मेट्रो के अंदर भीड़ ना करें। क्योंकि देखिए, ट्रांसपोर्टेशन से या मोबिलिटी से होता है, ये इन्होंने बताया, पर वो इसीलिए तो होता है कि लोग जो है वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करते, भीड़ करते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होते हैं बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं इस सब के पीछे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं करना तो एक कारण है ही है। लेकिन इसके अलावा जो हम लोग कर सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि मेट्रो की बस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना और ये स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना कि लोग जो है उसमें ओवर क्राउडिंग नहीं हो। कुछ अगर ऐसे ऑफिसेज है जिसमें ज्यादातर लोग बाहर से, आसपास के सबब से आते हैं, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिस को क्या शहर के बाहर शिफ्ट किया जा सकता है? क्योंकि जैसा आपने कहा, ये बात एक महामारी की नहीं है। अगर हम आज ये सोचे कि कल एक ऐसी अगर और ऐसे हमारे पे विपदा आती है, तो क्या हम उसमें इन फैक्टर्स को कैसे एड्रेस करेंगे? तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम अपने शहरों की प्लानिंग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्लानिंग करें कि जिसपे मूवमेंट अननेसेसरीली बहुत ज्यादा नहीं हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन और बहुत ओवर क्राउडिंग उसमें नहीं हो। जी, ठीक है। डॉक्टर राजेश, एक और सवाल जो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी कि हम जानते हैं कि जो कोरोना वायरस है लगातार म्यूटेंट हो रहा है, अपना रूप स्वरूप, अपनी प्रकृति बदल रहा है, नए नए वेरिएंट आ रहे हैं। पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर का भी जो वेरिएंट है वो अलग था, डबल म्यूटेंट 1617। दरअसल मैं आप ये समझना चाहूँगी कि जो ये म्यूटेशन का प्रोसेस है वायरस का, क्या ये जितना ज़्यादा लोगों में इसको संक्रमित करने का मौका मिलेगा, ये उतना ही ज़्यादा म्यूटेंट होगा? और क्या ये वाइस वर्सा है कि ये जितना ज़्यादा म्यूटेंट होगा, ये उतना ही ज़्यादा लोगों को संक्रमित करेगा? मैं चाहूँगी इस बात को आप समझाएं। दोनों ही बातें सच हैं, पर बड़ा सच ये है कि जितने ज़्यादा लोगों को ये संक्रमित करेगा, जितना ज़्यादा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाएगा, उतना उसमें चेंजेस होंगे। क्योंकि हर बार जब ये मल्टीप्लाई करता है, इसमें एक रिस्क होता है कि अपने आप में इसमें कुछ डिफेक्ट आ जाए या फॉल्ट आ जाए, जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं, ताकि जो उसकी आगे वाली कॉपीज हैं वो पहले वाली कॉपी की ट्रू कॉपी ना हो, उनके अंदर कुछ गलतियां आ जाएं या एरर आ जाएं ना। कभी कभी ये एरर ऐसी होती है कि वायरस जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि वो कंपैटिबल ही नहीं होती है उसके बने रहने से। लेकिन अगर वो जितने ज्यादा भीड़ होगी, जितने ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे, जितने ज्यादा लोगों में ये तेजी से फैलेगा, उतना उसको वेरिएंट होने का या उसमें म्यूटेशन होने का खतरा बढ़ता जाएगा। इस म्यूटेशन की वजह से उसका ट्रांसमिशन भी ज्यादा हो सकता है, वो ज्यादा इन्फेक्टिव हो सकता है। अब जैसे हमने कहा कि हवा में ज्यादा देर, कुछ इसमें हमने चेंजेस देखे हैं, जो उसका जो जिस तरह के ये सिम्टम करता है उसमें भी चेंजेस देखिए। तो वायरस में लगातार परिवर्तन आएगा, जिसमें उसकी इन्फेक्शन ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा होना भी एक संभवता है, जो कि होती है और हुई भी है। यानी कि अगर वायरस की म्यूटेशन को रोकना है तो संक्रमण की इस चेन को रोकना बेहद जरूरी हो जाता है। जी, बिल्कुल सही। जी, चूंकि वक्त की कमी है और मैं चाहूंगी कि क्लोजिंग कमेंट के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। ओंकार साडेकर,
आपकी ये स्टडी और जैसा कि आपने भी बताया कि वैश्विक स्तर पर कई तरह की स्टडीज़ आई हैं, पर इंडिया में इस तरह की पहली स्टडी है। जाहिर तौर पे आपने प्रिकॉशंस की भी कुछ बातें की हैं। बचाव के लिए जिन खास बातों का जिक्र इस स्टडी में है, मैं चाहूँगी उसे रखते हुए आप क्लोजिंग कमेंट के साथ अपनी बात रखें। जी, जी। मैं तो ये बस यही कहूँगा कि ये इस प्रकार का पहला ही स्टडी है और इसमें काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं। जैसा डॉक्टर राजेश ने कहा कि काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने स्टडी में कंसीडर नहीं किए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो रिस्क है ये भविष्य के महामारी के लिए उपयोगी है या फिर यूज़फुल है। और इस स्टडी को इसी तरह से देखा जाए कि भविष्य में कोई महामारी या ऐसा कुछ आ जाए तो हम एक रिस्क हर सिटी को दे सकें और अगर हमें अच्छा डेटा मिले, डेटा की और इनएक्यूरेसीज को हम दूर करें तो ये स्टडी और काफ़ी तरह से अच्छा किया जा सकता है और रियल लाइफ में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि हम फैलाव को रियल लाइफ में रोक सके या फिर उसका बिल्कुल, और आने वाले समय में अगर किसी महामारी से सामना होता है तो रिस्क फैक्टर को कम से कम किया जा सके। बिल्कुल डॉक्टर राजेश, क्लोजिंग कमेंट इस पर महामारी के फैलाव को लेकर जो हम चर्चा कर रहे थे और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अब आखिर में बचाव की। सबसे जरूरी बात, जरूरी नहीं है तो घर से मत निकले। ये बात फिर निकल के आई है कि जो लोग बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं, इधर उधर जाते हैं, उससे बीमारी के बढ़ाव में और वृद्धि होती है। जहां बाहर जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग ध्यान से करें और जहां भी रहे भीड़ नहीं करे और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बनाए रखें, लेकिन एक लाइन में जरूरी नहीं है तो घर से मत निकले। बिल्कुल, यानी कि वायरस के म्यूटेशन को रोकना है और इस वायरस को जब ये म्यूटेंट होना ही रुक जाएगा तो कहीं ना कहीं ये एक दिन खत्म भी होगा और इसके लिए ज़रूरी है कि संक्रमण की इस चेन को तोड़ा जाए। कोविड-19 के जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनका सख्ती से पालन किया जाए। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। फिलहाल देश देशांतर के आज के अंक में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।